एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक टीनेजर को घर में अचानक से पूरी आजादी मिल जाए। आजादी तो वैसे सभी को पसंद आती है। हाँ, उसको कह दिया जाए कि आज से तुम जो चाहो कर सकते हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस आजादी के साथ एक शर्त जोड़ दी जाए। अच्छा, किस तरह की शर्त? शर्त ये कि अब से तुम्हारा सारा खर्च तुम्हें खुद ही उठाना पड़ेगा, किराया, खाना, कपड़े, सब कुछ। सुनने में ये आजादी बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ, शुरू शुरू में तो बहुत एक्साइटिंग लगेगा। बिल्कुल, लेकिन जब असल में बिल भरने की बारी आती है तो असली चुनौती शुरू होती है और वो आजादी अचानक से एक बहुत बड़े बोझ में बदल जाती है। सही कहा, फिर वो आजादी चुभने लगती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसी ही स्थिति पर बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर राहुल खरात के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर गौर कर रहे हैं। ये लेख भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अत्यधिक स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी के बारे में है। जी, जो अभी हाल ही में यूजीसी के नियम बदले हैं ना, उस पर है। हाँ, नियमों में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो संस्थानों से अपना 50% राजस्व खुद जुटाने के लिए कहते हैं। 50%, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वही तो, सुनने में ये एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम लगता है, लेकिन असल में इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। और यहाँ मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि हम इस चर्चा में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस लेख में जो आंकड़े और विचार दिए गए हैं उनका निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। चलिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का जमीनी स्तर पर आखिर क्या मतलब है? देखिए, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का सीधा सा अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी देना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई सरकारी नियंत्रण वाला कॉलेज एक फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट की तरह होता है। फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट मतलब जहां सब कुछ ऊपर से तय होता है। एकदम सही, जहां मेन्यू, कीमतें और काम करने का तरीका ये सब हेडक्वार्टर यानी सरकार तय करती है। अच्छा, लेकिन स्वायत्तता मिलने के बाद वही संस्थान एक इंडिपेंडेंट कैफे बन जाता है। ओ, यानी अब वो अपने हिसाब से चला सकते हैं सब कुछ। हाँ, वे अपना करिकुलम खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपनी फीस तय कर सकते हैं, फैकल्टी की नियुक्ति भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके पीछे की जो मूल सोच है ना, वो काफी सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे? थ्योरी ये है कि जब सरकारी ब्यूरोक्रेसी का दखल कम होगा तो फाइलें तेजी से बढ़ेंगी, फैसले जल्दी होंगे और संस्थान ज्यादा इनोवेशन कर पाएंगे। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। फैसले जल्दी होंगे तो सुधार भी तेजी से होगा। हाँ, लेकिन समस्या इस सिद्धांत में नहीं है। समस्या भारत की जमीनी हकीकत में है। जमीनी हकीकत मतलब हमारी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताएं इतनी असमान है कि एक ही नियम हर जगह काम नहीं कर सकता। हर राज्य, हर शहर अलग है। बिल्कुल, जो आजादी दिल्ली या मुंबई के किसी बड़े नामी संस्थान को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा सकती है, वही आजादी किसी छोटे शहर या ग्रामीण इलाके के संस्थान के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकती है। ये फ्रेंचाइज और इंडिपेंडेंट कैफे वाली बात से चीजें काफी साफ होती हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैफे को चलाने के लिए कैश की जरूरत होती है। पैसों के बिना तो कुछ नहीं चलता। वही ना, आजादी कभी मुफ्त में नहीं आती। अगर सरकार अपना नियंत्रण हटा रही है और कह रही है कि 50% फंडिंग अब संस्थान को खुद जुटानी होगी, तो ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। जाहिर सी बात है। और क्योंकि विश्वविद्यालय कोई फैक्ट्री तो है नहीं जो कोई प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचेंगे। हाँ, वो तो विद्यार्थी पढ़ाते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये पूरा खर्च आखिरकार छात्रों की जेब से ही निकलेगा। बिल्कुल, और यहाँ से पूरा आर्थिक गणित बिगड़ना शुरू होता है। जब हम 50% सेल्फ फंडिंग की बात करते हैं तो हमें इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। एक कॉलेज को चलाने में ना बहुत भारी खर्च आता है। प्रोफेसर्स की सैलरी, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, लैब्स के इक्विपमेंट, बिजली के लंबे चौड़े बिल। हाँ, और लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सब कुछ। वही, अगर सरकार कह दे कि कल से हम इस खर्च का आधा हिस्सा नहीं देंगे तो संस्थान के पास क्या विकल्प बचते हैं? उन्हें कहीं और से पैसे लाने पड़ेंगे। हाँ, और उनके पास राजस्व का सबसे बड़ा और सबसे आसान स्रोत उनके छात्र ही होते हैं। मतलब फीस बढ़ेगी। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी चार्ज और हॉस्टल की फीस में रातों रात बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी जाएगी। डॉक्टर खैरात के लेख में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक आर्थिक विश्लेषण दिया गया है। हाँ,
मुझे याद है लेख में उस किसानी करने वाले परिवार का जिक्र है, और अगर हम उस स्थिति को करीब से देखें तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सच्ची हकीकत है हमारे देश की। सही कहा आपने। भारत के एक आम ग्रामीण परिवार का उदाहरण लेते हैं। एक किसानी करने वाला परिवार जिसकी सालाना आय मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच है। 1.5 से 2 लाख, यानी महीने का कुछ 12 से 15 हजार। हाँ, वो परिवार अपनी तमाम जरूरतों को काटकर खेती से होने वाली छोटी मोटी बचत से अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए साल का 20 से 30 हजार रुपए तक का खर्च किसी तरह उठा लेता है। वो भी काफी मुश्किल से होता होगा। बहुत मुश्किल से। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस होता है। लेकिन अब सोचिए, स्वायत्तता के नाम पर अगर उस सरकारी कॉलेज की फीस बढ़कर 1 लाख या 3 लाख रुपए सालाना हो जाए तो क्या होगा? वो बैलेंस तो पूरी तरह से टूट ही जाएगा। कॉलेज की फीस तो रातों रात उस परिवार की कुल आय से भी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। ये सिर्फ महंगी शिक्षा का मामला नहीं है, ये एक झटके में एक पूरी पीढ़ी को उच्च शिक्षा के सिस्टम से ही बाहर फेंक देने वाली स्थिति है। ये स्थिति वाकई परेशान करने वाली है। और अगर हम सिर्फ गरीब या ग्रामीण वर्ग की बात ना करें तो एक और बहुत बड़ा वर्ग है जो इस फीस बढ़ोतरी के बीच में बुरी तरह पिसने वाला है। हाँ, कौन सा वर्ग? और वो है हमारा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। मध्यम वर्ग के परिवारों पर पहले से ही होम लोन की ईएमआई, बढ़ती महंगाई, मेडिकल खर्च और ट्रांसपोर्टेशन का भारी आर्थिक दबाव होता है। हाँ, उनका बजट हमेशा टाइट ही रहता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये परिवार सरकारी सब्सिडी की आय सीमा से थोड़ा ऊपर होते हैं। हाँ, तो उन्हें कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलती सरकार से। वही। और दूसरी तरफ उनकी जेब इतनी गहरी भी नहीं होती कि वो प्राइवेट या ऑटोनॉमस कॉलेजों की लाखों की फीस आसानी से भर सकें। ये दोनों तरफ से फंसते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो आ सकता है कि आजकल तो एजुकेशन लोन के इतने सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर फीस बढ़ भी रही है तो छात्र बैंक से लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर लेते? आखिर आजाद भारत में लोन के विकल्प तो हैं ही ना। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि लोन को अक्सर एक आसान समाधान की तरह पेश किया जाता है। टीवी पर एड्स आते हैं, बड़े आसान लगते हैं। हाँ, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े ट्रैप यानी कर्ज के जाल की शुरुआत है। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए उच्च शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं है। तो क्या है? ये उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने का इकलौता जरिया है। जब एक छात्र अपनी पढ़ाई के लिए 15-20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लेता है तो वह अपनी जिंदगी की शुरुआत शून्य से नहीं करता। मतलब? वह अपनी जिंदगी की शुरुआत माइनस से करता है। ओह, माइनस से? ये तो सच में डरावना है। शिक्षा का काम होना चाहिए वित्तीय आजादी देना, ना कि छात्र को उसकी पहली नौकरी मिलने से पहले ही ईएमआई के भारी दबाव में डाल देना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वही बात हुई कि किसी को एक लंबी मैराथन दौड़नी है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग लाइन बाकी लोगों से 10 किलोमीटर पीछे खिसका दी गई है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। वो इंसान बेचारा रेस जीतने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। हाँ, उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ उस कर्ज को चुकाने पर लगा रहेगा। वो 10 किलोमीटर कवर करते करते ही थक जाएगा। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट पर नहीं पड़ता। तो और कहाँ पड़ता है? इसका असर पूरे समाज पर भी पड़ता है। जब कोई युवा इतने भारी कर्ज में दबा होता है तो वह रिस्क नहीं ले सकता। वह कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का सपना नहीं देख सकता। हाँ, क्योंकि हर महीने ईएमआई देनी है। वही ना। वह समाज सेवा, रिसर्च या किसी ऐसे फील्ड में नहीं जा सकता जहां शुरुआती वेतन कम हो लेकिन काम समाज के लिए जरूरी हो। उसे मजबूरी में वही नौकरी करनी पड़ेगी जो उसकी ईएमआई भर सके। हाँ, उसे मजबूरी में ऐसी कॉर्पोरेट नौकरी चुननी पड़ती है जहां पैसा हो, चाहे उसका मन उस काम में लगे या ना लगे। तो इसका मतलब है कि जब शिक्षा इतनी महंगी हो जाती है तो परिवारों को बहुत कड़े और निर्मम आर्थिक फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। घर के अंदर ही छांटनी शुरू हो जाती है। हाँ, जब बजट सीमित होता है तो परिवार के भीतर ये तय करना पड़ता है कि घर में किसे पढ़ाया जाए और किसे इस मैराथन से बाहर कर दिया जाए। और ये आर्थिक दबाव हमें इस मुद्दे के सबसे संवेदनशील हिस्से की तरफ ले जाता है। आप सामाजिक असमानता की बात कर रही हैं ना? हाँ, सामाजिक और लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ। यही इस पूरी बहस का सबसे डरावना पहलू है। देखिए, भारत में जो सस्ते पब्लिक संस्थान या सरकारी यूनिवर्सिटीज रही हैं ना, उन्होंने हमेशा से समाज में एक इक्वलाइजर यानी समानता लाने वाले टूल की तरह काम किया है। इक्वलाइजर यानी सबको एक बराबर मौका देना। हाँ। एससी, एसटी, ओबीसी और ग्रामीण छात्रों के लिए यही संस्थान एकमात्र रास्ता रहे हैं जिससे वे
मुख्य धारा से जुड़ सके। अगर ये संस्थान ना हो तो वो तो पीछे ही छूट जाएंगे। बिल्कुल। अगर स्वायत्तता के कारण फीस बढ़ती है तो इन वर्गों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। जो छात्र गांव से आते हैं उन्हें पहले से ही कमजोर इंटरनेट, परिवहन की कमी और सीमित संसाधनों का सामना करना पड़ता है। उनके पास वैसे ही कितनी कम सुविधाएं होती हैं। और उस पर से ये महंगी फीस ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की इस खाई को इतना गहरा कर देगी कि शिक्षा केवल आर्थिक रूप से संपन्न शहरी वर्गों तक ही सीमित होकर रह जाएगी। ये तो सच में समाज को दो हिस्सों में बांट देगा। और अगर हम इस सीमित बजट और महंगी फीस के कॉम्बिनेशन को देखें तो इसका सबसे भयानक और सीधा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ने वाला है। जेंडर डिवाइड। हाँ, लेख में इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है कि जब परिवार को ये चुनना पड़ता है कि शिक्षा पर निवेश किसके लिए किया जाए, तो वो पुरानी पितृसत्तात्मक सोच यानी पेट्रियार्कल एटीट्यूड वो हावी हो जाती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस सोचते हैं कि सब बराबर हो गया है। हाँ, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लड़कियों को ना पढ़ाने की मानसिकता का मामला नहीं है। ये एक बहुत ही ठंडा और कठोर आर्थिक कैलकुलेशन है जो परिवार करते हैं। आर्थिक कैलकुलेशन कैसे? देखिए, हमारे समाज में आज भी कई जगह यह माना जाता है कि लड़का भविष्य में घर का आर्थिक सहारा बनेगा। हाँ, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वही, इसलिए उसकी पढ़ाई पर किया गया खर्च एक तरह का इन्वेस्टमेंट या निवेश माना जाता है कि आगे चल के इसका रिटर्न मिलेगा। हाँ, वहीं दूसरी ओर लड़कियों के बारे में ये सोच है कि वे शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी और उनकी शादी पर भी तो भारी खर्च करना होगा, दहेज और शादी की तैयारियों में। ये सच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में जब शिक्षा बहुत महंगी हो जाती है तो सीमित आय वाले परिवार लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च करने से पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि शादी के लिए भी पैसे बचाने हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है सुरक्षा और दूरी की। सुरक्षा और दूरी, इसका स्वायत्तता और फीस से क्या सीधा कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर फीस बढ़ने या फंड्स की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर चलने वाले सस्ते और छोटे कॉलेज बंद हो गए या उनका स्वरूप बदल गया, गांव और छोटे कस्बों के बच्चों को कहाँ जाना पड़ेगा? उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूर के शहरों या महानगरों में जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, एक लड़के को दूर शहर भेजना और एक लड़की को दूर शहर भेजना, ये भारत के कई परिवारों के लिए दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हाँ, लड़की की सेफ्टी को लेके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। शहर में रहने का खर्च, हॉस्टल का किराया और सुरक्षा को लेकर माता पिता की चिंताएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वे अक्सर लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं या फिर पास के किसी कोर्स में डाल देते हैं, चाहे उसमें उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। हाँ, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ना। और कई मामलों में तो ये सीधे तौर पर कम उम्र में शादी या बाल विवाह की दर को भी बढ़ा देता है। यहाँ पर आके बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और उतनी ही परेशान करने वाली भी। बहुत महंगा टोल प्लाजा लगा दिया जाए। टोल प्लाजा? हाँ, जो सबसे गरीब हैं और जिन पर समाज की सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं, यानी लड़कियां, वे तो उस पुल को पार करने की कोशिश ही छोड़ देंगे। सही बात है, टोल देखकर ही वापस लौट जाएंगे। वे हमेशा के लिए उसी गांव की सीमाओं में सिमट कर रह जाएंगे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो महिलाओं का इस पुल को पार ना कर पाना केवल उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। तो इसका असर और कहाँ पड़ता है? ये सीधे तौर पर हमारे राष्ट्रीय विकास को पीछे धकेलने वाला मुद्दा है। अर्थशास्त्र के कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसका सीधा असर पूरे समाज की सेहत पर पड़ता है। मैंने भी पढ़ा है कि एजुकेटेड मदर्स से फैमिली की हेल्थ बेटर होती है। बिल्कुल, प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट संतुलित होती है, बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर होता है और परिवार की कुल आय में वृद्धि होती है। यानी पूरा समाज आगे बढ़ता है। हाँ, लड़कियों की शिक्षा कोई सामाजिक चैरिटी नहीं है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की सबसे बुनियादी नींव है। अगर फीस के कारण हम महिलाओं को उच्च शिक्षा से दूर कर रहे हैं तो हम सिर्फ आज का नहीं बल्कि भविष्य की कई पीढ़ियों का आर्थिक और सामाजिक नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है। अब अगर हम जरा सोचें कि इस महंगे टोल प्लाजा को पार करके जो गिने चुने छात्र, जिनमें से ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न लड़के ही होंगे, जब वो यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचेंगे तो उस यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। एकदम बदल जाएगा। जब कैंपस में केवल भारी फीस चुकाने वाले लोग होंगे तो संस्थानों को भी उन्हीं के हिसाब से अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, उनकी डिमांड्स के हिसाब से। हाँ,
तो इससे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों और शिक्षा के मूल अर्थ पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर सबसे कम बात होती है, लेकिन ये स्वायत्तता के नाम पर होने वाला सबसे गहरा सांस्कृतिक बदलाव है। सांस्कृतिक बदलाव? हाँ, हमने शुरुआत में इंडिपेंडेंट कैफे की बात की थी, याद है? हाँ, फ्रेंचाइज और कैफे वाला उदाहरण। जब एक संस्थान पर अपना 50% खर्च खुद निकालने का दबाव होगा, तो वे वही चीज बेचेंगे जो बाजार में सबसे ज्यादा बिकती है, यानी जिसकी डिमांड ज्यादा हो। उनका पूरा फोकस उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई पर चला जाएगा। संस्थान उन कोर्सेज को प्राथमिकता देंगे जिनकी कॉर्पोरेट मार्केट में तुरंत मांग है, जैसे कि टेक वाली जॉब्स। हाँ, और जिनके लिए छात्र लाखों की फीस आसानी से देने को तैयार हो जाए। इसका सीधा मतलब है कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की ही बाढ़ आ जाएगी। लेकिन एक काउंटर सवाल ये भी उठता है कि अगर विश्वविद्यालय मार्केट की मांग के हिसाब से एआई और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर लोगों को कॉलेज से निकलने के बाद अच्छी नौकरी ही तो चाहिए। तो फिर अगर बाजार में इनकी मांग नहीं है, तो इतिहास, लोक अध्ययन या दर्शन शास्त्र जैसे विषयों के बंद होने से हमें क्यों इतनी परेशानी होनी चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, देखिए, बुराई एआई या मैनेजमेंट पढ़ाने में नहीं है। बुराई सिर्फ और सिर्फ बाजार के तर्क पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को छोड़ देने में है। अच्छा। प्राइवेट निवेशकों या मार्केट को तुरंत वित्तीय रिटर्न चाहिए होता। आप एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के आरओआई को तुरंत नाप सकते हैं कि उसे 15 लाख का पैकेज मिला। हाँ, वो नंबर साफ दिखता है। लेकिन एक दार्शनिक, एक इतिहासकार या एक समाजशास्त्री के आरओआई को आप तुरंत पैसों में नहीं नाप सकते। और जब कोई चीज तुरंत मुनाफा नहीं देती, तो मार्केट की लॉजिक में उसकी फंडिंग रोक दी जाती है। यानी जो विषय सीधे तौर पर पैसा नहीं बनाते, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य, दर्शन शास्त्र और हमारी क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी, संस्कृत या लोक अध्ययन से जुड़े विभाग धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और ये एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि बाजार बेशक हमारी भौतिक जरूरतें पूरी कर सकता है, वो हमें बेहतरीन तकनीक दे सकता है, लेकिन समाज को समझने, उसकी बुराइयों को दूर करने और उसे सही दिशा देने के लिए इन्हीं मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज के विषयों की आवश्यकता होती है। ह्यूमैनिटीज का अपना अलग महत्व है। एक कोडर एक बेहतरीन एआई सिस्टम बना सकता है, लेकिन वह एआई सिस्टम समाज में किसी तरह का भेदभाव न करे, ये तय करने के लिए एक समाजशास्त्री और एक नीतिशास्त्र की जरूरत होती है। यानी एक एथिसिस्ट की। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा जब सरकार फंडिंग से पीछे हटेगी, तो संस्थान पूरी तरह से प्राइवेट निवेशकों या कॉरपोरेट कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे, और जब पैसा उनका होगा, तो करिकुलम भी वही तय करेंगे जो उनके कॉरपोरेट हितों को सूट करे, ना कि वो जो देश और समाज की जरूरत हो। एकदम सही। ये तो शिक्षा के मूल उद्देश्य को ही पूरी तरह से पलट देने वाली बात है। भारत में पारंपरिक रूप से शिक्षा का मतलब हमेशा से ये रहा है, सविद्या या विमुक्ते। यानी शिक्षा वह है जो आजाद करे, हाँ। जो इंसान को अज्ञानता से, संकीर्ण सोच से और बंधनों से मुक्त करे। लेकिन इस नए मॉडल में तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षा पूरी तरह से एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन गई है, एकदम बाजारू चीज, जिसका इकलौता मकसद एक अच्छी नौकरी खरीदना रह गया है। इस व्यवस्था में छात्र केवल एक कस्टमर बनकर रह जाएंगे जो एक सर्विस खरीद रहे हैं, और शिक्षक केवल एक सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह जाएंगे। ज्ञान का ये बाजारीकरण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ, और यही डॉक्टर खरात के पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। लेख ये स्पष्ट करता है कि स्वायत्तता या ऑटोनॉमी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। वो कोई विलन नहीं है। हाँ, कोई विलन नहीं है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इससे शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, रिसर्च बढ़ सकती है और ग्लोबल लेवल के संस्थान खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा देश जहां सामाजिक और आर्थिक असमानता की जड़ें बहुत गहरी हैं, वहां बिना किसी रेगुलेशन या नियंत्रण के स्वायत्तता को लागू करना एक घातक कदम हो सकता है। ये शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर देगा। तो अगर 50% सेल्फ फंडिंग वाला मॉडल सही नहीं है, तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान बीच का रास्ता निकालने में है। हाँ, मतलब संस्थानों को आजादी भी मिले और शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर भी ना हो। इसका बैलेंस्ड रास्ता क्या हो सकता है? एक बेहतर और टिकाऊ मॉडल वो होगा जिसमें संतुलन हो।
संस्थानों को अपना सिलेबस अपडेट करने और फैसले लेने की पूरी आज़ादी हो, लेकिन फीस को रेगुलेट करने के लिए एक सख्त और पारदर्शी ढांचा भी होना चाहिए, ताकि वो मनमानी फीस ना वसूल सकें। हाँ, ताकि मनमानी ना हो सके। साथ ही मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए एक बहुत ही मजबूत स्कॉलरशिप सिस्टम होना चाहिए, और ये सिर्फ कागजों पर ना हो बल्कि असल में जमीन पर काम करे, जो सच में उनकी मदद करे। ग्रामीण इलाकों में छोटे कॉलेजों को मजबूत किया जाना चाहिए और लड़कियों की शिक्षा सुरक्षित करने के लिए विशेष पब्लिक फंडिंग का प्रावधान होना चाहिए। ये सबसे जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उच्च शिक्षा की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकती, उसे शिक्षा में निवेश करना ही होगा। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि शिक्षा कोई ऐसी कमोडिटी या चीज नहीं है जिसे सिर्फ मुनाफे और नुकसान के तराजू पर तौला जाए। बिल्कुल नहीं। ये हर नागरिक का एक बुनियादी अधिकार है और किसी भी देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा सामाजिक निवेश है। इसे केवल उन चंद लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनने दिया जा सकता जिनकी जेब भारी है। हाँ। आजादी और जिम्मेदारी दोनों एक साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल। शैक्षणिक सुधारों और ब्यूरोक्रेसी कम करने की हमें बहुत सख्त जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन सुधारों में संस्थानों की आज़ादी और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के प्रति उनकी जिम्मेदारी, दोनों का एक बहुत ही नाजुक संतुलन होना चाहिए। एकदम बैलेंस। विकास ऐसा होना चाहिए जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले, न कि एक बड़े हिस्से को रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर दे। आज की इस गहरी चर्चा ने यकीनन ऑटोनॉमी और शिक्षा व्यवस्था के कई ऐसे पहलू हमारे सुनने वालों के सामने रखे हैं जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुप जाते हैं। हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, लेकिन आखिर में एक ऐसा सवाल उठता है जो सीधे तौर पर इन पन्नों में नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत से ही निकल कर आता है। अच्छा, क्या सवाल है वो? ये सोचने वाली बात है कि अगर दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और साहित्य जैसे विषय सिर्फ इसलिए बंद कर दिए जाएं क्योंकि वे मार्केट के लिए मुनाफा नहीं देते, तो उन बाजार की शक्तियों और नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोग आखिर कहां से आएंगे? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। जब एक लोकतंत्र के नागरिक केवल एक आज्ञाकारी कर्मचारी बनने की ट्रेनिंग लेंगे और स्वतंत्र विचारक या क्रिटिकल थिंकर नहीं बनेंगे, तो उस लोकतंत्र का भविष्य आखिर क्या होगा? सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। इस विचार के साथ हम हमारे आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।